31 जुलाई के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स का डिस्कशन करेंगे। तो पहला एडिटोरियल यूएस सऊदी अरेबिया के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई है उसके रिगार्डिंग है। सेकंड है कि एससी सेट पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट ऑन रेट्रोस्पेक्टिव ग्रीन नोड, उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, तो वो आर्टिकल है। उसके बाद एक जो आर्टिकल है वो क्लाउड ब्रेस्ट के रिगार्डिंग है। और जो लास्ट आर्टिकल है वो हम जो बे ऑफ बंगाल एज शांति एज इंडिया शांति एंकर, तो जो बे ऑफ बंगाल का रोल है तो उसको हम एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आर्टिकल में बोला गया है कि यूएस सऊदी न्यूक्लियर डील के रिगार्डिंग कि ये वेस्ट एशिया में जो एक आर्म रेस है उसका रिस्क खड़ा कर सकता है। तो जुलाई 2026 में क्या हुआ, यूएस और सऊदी अरेबिया ने एक डील साइन की है जिसमें सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के रिगार्डिंग एग्रीमेंट हुआ है। हालांकि कुछ सेफगार्ड जो मेजर्स हैं वो लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो ट्रम्प हैं वो इसको देख रहे हैं कि ये सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन की तरफ एक स्टेप है। लेकिन जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं वो इस बात पे डिवाइडेड है कि कहीं ये न्यूक्लियर आर्म रिस्क ना स्टार्ट कर दे इन वेस्ट एशिया। देखो सऊदी अरेबिया क्या है कि एनपीटी सिग्नेटरी, कि उन्होंने जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको साइन कर रखा है। तो ऐसे में जो आईएईए के जो सेफगार्ड्स हैं तो वो बिल्कुल उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ में कि 10 साल, अराउंड 10 साल की एक फिजिबिलिटी स्टडी होगी। तो तब तक तो सऊदी अरेबिया एनरिचमेंट नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद फिर हो सकता है कि मतलब अभी तक तो सऊदी अरेबिया ने यही बोला है कि 10 साल तक तो वो इंडिपेंडेंट एनरिचमेंट पॉसिबली नहीं करेगा। लेकिन जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो नॉन प्रोलिफरेशन सेफगार्ड्स हैं जैसा पास्ट यूएस एग्रीमेंट में देखा गया उतने स्ट्रिजेंट नहीं है। इवन जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसमें भी जो सेफगार्ड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। इवन हम अगर ईरान की पोजीशन देखें, इसराइल की पोजीशन देखें, तो इसराइल का खुद का भी क्या है, एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर आर्सेनल है उनके पास। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने बहुत जगह क्या किया है, अनचैलेंज्ड इजरायली स्ट्राइक देखी गई है जो भी मल्टीपल रीजनल जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर। तो ऐसे में सऊदी अरेबिया क्या कर सकता है, अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबल बना सकता है ताकि जो इसराइल की अटैक्स हैं उनसे अपने आप को हैजिंग कर सके या उनके अगेंस्ट वो एक डिटरेंस क्रिएट कर सके। हालांकि ट्रम्प क्या इंसिस्ट कर रहे थे, शुरू से बोल रहे हैं कि भाई इसराइल सऊदी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कि अब्राहम अकॉर्ड लेके आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इसराइल ने क्या किया, गाजा के ऊपर अटैक वगैरह करे, तो जो सऊदी पब्लिक का ओपिनियन था और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुए हैं। हालांकि देखो जो सऊदी अरेबिया अभी डेवलप कर रहा है उसको हम इसराइल और अर्जेंटीना के बीच में जो ISEA जो सेफगार्ड है उनसे उनको कंपेयर कर सकते हैं कि वहाँ भी देखा गया है कि एनरिचमेंट किया जा रहा है पर वो पायलट स्केल या रिसर्च लेवल पे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो सिमिलर मिडल पाथ सऊदी अरेबिया भी फॉलो कर सकता है। लेकिन कई जो प्रोपोनेंट्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो IEA सेफगार्ड्स हैं उनके अलावा भी जैसे एनरिचमेंट पे लिमिट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कंट्रोल होना चाहिए, और जो क्लियर कॉन्सिक्वेंस ब्रीच है उसके रिगार्डिंग भी एग्रीमेंट में पॉइंट्स होने चाहिए। हालांकि देखो अगर मान लो कि इन फ्यूचर क्या होता है, यूएस डिक्लाइन कर देता है कि वो एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया को नहीं देते हैं, तो ऐसे में सऊदी अरेबिया क्या कर सकता है, जो रशिया और चाइना है उसके पास जा सकता है और अल्टीमेटली जो यूएस पे उसकी डिपेंडेंस है उसको कम कर सकता है। उसके बाद भी वो एनरिचमेंट को गेन कर सकता है। तो ऐसे में इस पूरी डील का सिग्निफिकेंस क्या है कि जो अदर रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, इराक हो गया, ये लोग भी क्या कर सकते हैं, अपनी जो न्यूक्लियर एनर्जी एम्बिशंस हैं उसके रिगार्डिंग कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं। साथ में जो वेस्ट एशिया में क्या है, एक मतलब न्यूक्लियर इनसिक्योरिटी खड़ी हो रही है। साथ में जो इंडिया जैसे जो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि ऐसे में जो सेफगार्ड की वेरिफिकेशन क्वालिटी है वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। साथ में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टर्म्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि क्या क्या इसमें डील में ऐसे स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं। साथ ही ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि यूएस की जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है या जो पॉलिसी है वो कहीं उसमें अनसर्टेनिटी दिख रही है कि एक तरफ तो वो क्या है कि इसराइल को अनडिक्लेयर्ड आर्सेनल के बाद भी मतलब उनका रेस्पॉन्स उतना हार्श नहीं रहा है।
जबकि जो नॉर्थ कोरिया है उसको उन्होंने बोल दिया है कि उन्होंने तो वॉयलेशन ऑफ एनपीटी करा है। तो कहीं इसराइल को वो अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूएस की पॉलिसी के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी दिखा रहा है। तो देखो कंक्लूड यही कर सकते हैं कि भाई जो यूएस और सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर डील हुई है, उस वो मिडिल ईस्ट में क्या न्यूक्लियर एस पैदा करेगी कि नहीं करेगी, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो अनडिस्क्लोज्ड और जो कंटेस्टेड क्लोज हैं ट्रीटी में वो किस लेवल के हैं, आईएईए की जो सेफ गार्ड की डेप्थ है वो कितनी है, एनरिचमेंट रेस्ट्रिक्शन किस लेवल के हैं, और जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो कैसे प्ले आउट करती है कि जैसे सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो ऑलरेडी क्या है कि जो रीजन है वो फ्रेजाइल है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है कि जो ये पूरी डील है ये काफ़ी डिसीजिव होगी कि रीजन की जो न्यूक्लियर ट्रेजेक्ट्री है वो कहाँ जाती है, कि जो अदर प्लेयर्स हैं वो भी क्या न्यूक्लियर एक्वायर करने के बारे में सोचेंगे कि नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल रिसेंटली क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2021 का सेंटर का एक ऑफिस मेमोरेंडम या ऑर्डर था जिसमें बोला गया है कि जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस रिक्वायर्ड है तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव या एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लिया जा सकता है। ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी जिनमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन बिना अप्रूवल के चालू हो गया है तो उनमें बाद में अप्रूवल लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ है, अब जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए लिमिटेड रूम है कि वो बिना प्रॉपर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के या बिना अप्रूवल के आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो कोर्ट ने क्या बोला है कि जो एक्स फैक्टो अप्रूवल्स हैं जिस जैसे एनवायरनमेंट क्लियरेंस के रिगार्डिंग वो केवल ऑफिस मेमोरेंडम के बेसिस पे नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ओएम्स क्या होते हैं केवल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है, कोई इनका मतलब ऐसे कोई लॉ नहीं है एज सच। तो ऐसे में क्या देखा गया है कि भाई गवर्नमेंट को अगर मान लो फिर भी किसी एक्सेप्शनल सरकमस्टांस में क्या करना है, कुछ जेन्युइन अप्रूवल देने हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने बोला है कि प्रॉपर एक मैकेनिज्म फॉलो किया जाना चाहिए और जो एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया जाए अंडर डेलिकेटेड लेजिस्लेशन पावर, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं होना चाहिए जैसा जो ओएम है वैसे। तो प्रॉपर एक आप स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन लेके आए, उसके बाद ही अप्रूवल दिया जाना चाहिए अगर कुछ ऐसा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है। तो अभी ये जो रूलिंग है इसको कुछ प्रायर रूलिंग है उनके कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि जो कॉमन कोज के केस था 2017 में, उसमें कोर्ट ने बोला था कि जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो प्रिवेंटिंग है और माइनिंग बिना अप्रूवल के नहीं की जा सकती। ऐसे ही एल्बेमिक फार्मास्यूटिकल केस था 2020 में, उसमें बोला कि जो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है वो क्या है एलियन टू एनवायरनमेंट ज्यूरिडिक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस, और कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है उसको वॉयलेट करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी प्रैग्मेटिक रूलिंग देखी गई हैं, जैसे इलेक्ट्रो स्टील केस था 2021 में है, उसमें पोस्ट फैक्टो ईसी है उसको एक्सेप्शनल सरकमस्टांस में अलाउ भी किया गया था कि भाई अगर लाइवलीहुड और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है तो एक्स पोस्ट फैक्टो दिया जा सकता है। इवन जो पहवा प्लास्टिक केस था 2022 में, उसमें भी कोर्ट ने बोला कि हर बार जो किसी भी प्रोजेक्ट का क्लोजर वो एक अप्रोप्रिएट रिमेडी नहीं है अगर ऑलरेडी कंप्लाइंस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देखो इसके रिगार्डिंग अगर हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस के रिगार्डिंग अगर एक टाइमलाइन देखें तो मार्च 2017 में क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ने एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन निकाला और बोला कि एक 6 मंथ की विंडो है, जो भी ऑलरेडी नॉन कंप्लाइंट प्रोजेक्ट हैं तो वो अपने वॉयलेशन डिस्क्लोज करो और एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दो। तो इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है वन टाइम मेजर है। लेकिन फिर जुलाई 2021 में फिर से मिनिस्ट्री ने एक ओएम निकाला, ऑफिस मेमोरेंडम निकाला और एक एसओपी इंट्रोड्यूस किया और बोला कि ऐसे और भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी सिमिलर तरीके से क्लियरेंस ले सकते हैं। तो जो वन टाइम एक्सेप्शन था उसको एक तरीके से कंटिन्यूइंग रेजिम में कन्वर्ट कर दिया गया। मार्च 2025 में क्या हुआ, वन शक्ति केस था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2017 के नोटिफिकेशन और 21 के ओएम दोनों को स्ट्रक डाउन कर दिया और बोल दिया कि ये सही नहीं है, दोनों ही क्या है इलीगल है। लेकिन उसके बाद 2025 में क्या हुआ, नवंबर 2025 में सीजीआई ने इसको रिव्यू करा और बोला कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी मनी स्पेंट वगैरह हो गई है प्रोजेक्ट पे। जुलाई 2026 में जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें फाइनली कोर्ट ने क्या करा है, 2017 वाले जो नोटिफिकेशन है उसको तो अपहेल्ड किया है लेकिन 21 वाले ओएम को
अभी उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसको इलीगल बोल दिया है। तो बोला है कि भाई अगर तुम्हें पोस्ट फैक्टो एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए ना, तो एक प्रॉपरली स्टेचुटरी नोटिफिकेशन लेके आओ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से ये काम नहीं होगा। तो देखो इस रूलिंग का सिग्निफिकेंस क्या है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी लगभग 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दिया गया, और बहुत सारे लगभग 150 प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी क्या है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रिगार्डिंग उनको इनिशिएट कर दिया है सिंस 2017। तो और ये बहुत प्रोजेक्ट्स माइनिंग में, सीमेंट, स्टील, अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो ये क्या अब नई जो फ्रेश लीगल स्क्रूटनी फेस कर सकते हैं। साथ ही जो रूलिंग आई है कोर्ट की, वो ये भी री कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जो एनवायरमेंटल लॉ हैं वो इम्पोर्टेंट है, और कोई किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्लियरेंस लेनी होगी। ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट कर दिया और फिर बहुत सारी जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट हो गई और उसके बाद उसको मैंडेटरली क्लोज करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो भी पूरी रूलिंग आई, इससे क्या हुआ है, जो गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी थी जिससे वो बाद में भी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लेके मतलब प्रोजेक्ट्स को क्लियर करवा रहा था, तो वो कम हो जाएगा इससे। तो अगर हम कंक्लूड करें तो ये पूरी जजमेंट क्या दिखा रहा है कि भाई एक मिडिल पाथ फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें एनवायरनमेंट जूरिस्प्रूडेंस है वो कैसे इवॉल्व हो रही है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जिसमें ब्लैंकेट जो रिजेक्ट किया जाना है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या पहले प्रोस्पेक्ट अप्रूवल लिया जा रहा था उसको नैरो डाउन किया गया है। हालांकि पब्लिक इंटरेस्ट पे अभी भी जो अप्रूवल लिए जा सकते हैं, लेकिन उसको अभी एक तरीके से डिसेंट आपको पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट पास करना पड़ेगा, तभी आप अप्रूवल दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वो हाउ कॉमन आर द क्लाउड बर्स्ट इन इंडिया। तो हुआ क्या है कि जो पहलगाम अनंतनाग है वहाँ पे जुलाई 2026 में क्लाउड बर्स्ट देखा गया है। साथ ही जो असम और नागालैंड में जो फ्लड्स आई हैं उनको भी क्लाउड बर्स्ट से लिंक करके देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि भाई क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, और क्या ये पुअर प्लानिंग और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से एक डिजास्टर बनता है। तो देखो आईएमडी ने क्लाउड बर्स्ट को डिफाइन कैसे किया है कि क्लाउड बर्स्ट अकर करता है एक स्मॉल एरिया में 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर में, और जब वहाँ पर 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है विद इन एन आवर। तो ये क्या है क्लाउड बर्स्ट की ऑफिशियल डेफिनेशन है। तो बोल रहा है कि मान लो अगर हम कॉन्टेक्स्ट वाइज देखें तो जो इंदौर है वहाँ पे एनुअल बारिश होती है 100 सेंटीमीटर 106 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन अगर क्लाउड बर्स्ट होगा ना तो इस पूरे एनुअल रेन का 10% सिर्फ 60 मिनट में हो जाएगा, कि भाई 1 घंटे के अंदर 100 का 60% 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी। तो दूसरा क्या है कि क्लाउड बर्स्ट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि भाई इनको काउंट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है या तो रिमोट एरिया में हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में होते हैं, यहाँ पर जो वेदर स्टेशन वगैरह हैं वो भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो होता क्या है कि कई बार क्लाउड बर्स्ट वो किसी वेदर स्टेशन या मॉनिटरिंग स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर हुआ, लेकिन वो भी अनरिकॉर्डेड चला जाता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वेदर स्टेशन तक आ ही नहीं पाता है। अब देखो एक डेटा है कि 1970 से 2016 तक आईएमडी के हिसाब से उन्होंने सिर्फ 30 क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन जो ये 2019 में उन्होंने पार्लियामेंट में डेटा रखा था। लेकिन कई एक्सपर्ट मानते हैं कि नहीं नहीं, क्लाउड बर्स्ट एक्चुअल में इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये काफ़ी अंडर एस्टिमेशन है। अब देखो क्या होता है, कई बार जो हैवी डाउनपोर है उसको अगर हम क्लाउड बर्स्ट का लेबल दे देंगे, तो जो अथॉरिटीज़ है ना वो सिर्फ इसको एक नेचुरल इवेंट है वो बता के अपना हाथ साफ कर लेती हैं। लेकिन एक्चुअल में जो रीजन होते हैं वो जैसे पुअर ड्रेनेज हो गया या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गया, ये अननोटिस चले जाते हैं। अगर हम एक एग्जांपल भी देखें तो 2025 में धाराली फ्लड्स आए थे, कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो देखो जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी उसमें बोला गया कि नहीं नहीं ये तो क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुआ है, लेकिन बाद में जो मेट्रोलॉजिकल डेटा सामने आया उससे पता चला कि बारिश तो क्लाउड बर्स्ट से बहुत कम लेवल पे हुई थी, लेकिन जो रियल कोज था जिसकी वजह से इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ वो क्या था कि रिवर बेड में कंस्ट्रक्शन किया गया, डिफोरेस्टेशन लिंक्ड सोइल इरोजन, कि भाई पेड़ वेड़ की कटाई हो गई उससे सोइल इरोजन हुआ, और जो न्यू हिल रोड्स हैं वो भी, उनमें भी जो ड्रेनेज की इनफ व्यवस्था नहीं थी। तो देखो क्या होता है कि क्लाउड बर्स्ट होता कब है कि भाई जब वहाँ मॉइस्ट एयर है वो एकदम से राइज कर जाए, और जो ओरोग्राफिक लिफ्ट की वजह से क्या हो जाए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाते हैं और उसकी वजह से एकदम से डाउनपोर हो जाता है और बारिश हो जाती है।
लेकिन इसमें जो फोरकास्टिंग है वो करना है बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो क्या है कि बहुत स्मॉल एरिया में होता है ये। दूसरा क्या है कि जो वेदर रडार वगैरह है वो भी ऐसे एरियाज़ को कवर करे, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और जो माउंटेन टेरेन है वो इसको और ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है कि जो डोपलर रडार बीम है वो माउंटेन वगैरह से ब्लॉक हो जाती है, तो ऐसे में ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन जो अभी आईएमडी है वो क्या कर रही है, नाउ कास्टिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जो शॉर्ट टर्म अलर्ट प्रोवाइड करेगा कि एवरी फ्यू आवर्स। तो इसमें इंडिया का जो मिशन मौसम है उसकी एक इम्पोर्टेंट भूमिका है। और इवन इंडिया अपने जो रडार्स हैं उनका नंबर भी अभी 40 से डबल करने के उस डबल कर रहा है। तो रडार नेटवर्क को भी बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जो एआई का टेक्नोलॉजी का यूज है वो हो सकता है कि बेटर रिजल्ट दे। तो ऐसे में बोल सकते हैं इवन जो बेटर टेक्नोलॉजी आ गई उसके बाद भी क्लाउड जो ब्रेस्ट है उसको प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। तो जो लैंड यूज प्लानिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस है वो उतने ही इंपॉर्टेंट जितने फोरकास्टिंग इम्प्रूवमेंट्स। तो दूसरा क्या है कि जो क्लाउड ब्रेस्ट के रिगार्डिंग हम क्या कर कुछ भी लेबल कर देते हैं, उससे जो गवर्नमेंट फेलियर्स हैं जैसे हिल कंस्ट्रक्शन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, पुअर ड्रेनेज हो गया, या वीक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो ये सब बच जाते हैं। तो हमें इसके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्लाउड ब्रेस्ट है वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जो फ्लैश फ्लड वगैरह डिज़ास्टर हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही जो मिशन मौसम में हम फोरकास्टिंग के लिए जो भी एफर्ट डाल रहे हैं तो उसके साथ साथ जो एनफोर्समेंट है जैसे कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, लैंड यूज़ के रिगार्डिंग, वो भी हिली एरिया में या माउंटेन रीजन में उतने ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो शांति है उसके रिगार्डिंग अभी नेक्स्ट आर्टिकल है। तो जो देखो बे ऑफ बंगाल में क्या देखा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं या फिर मेरीटाइम डिजास्टर वो देखे जाते हैं, जैसे क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर हो गया, इलीगल फिशिंग हो गई, साइबर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन है। तो ऐसे में जो जयशंकर साहब है उन्होंने शांति जो करके वो इनको शांति इंट्रोड्यूस करा है। तो शांति क्या है कि सिक्योर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। और ये किस मौके पर किया है, जब यूएनएससी की जो इंडिया क्या कर रहा था 2028-29 के लिए अपना कैंडिडेचर लॉन्च कर रहा था। तो ये एक तरीके से शेयर्ड मैरीटाइम स्पेस है, उसके रिगार्डिंग फ्रेमवर्क है। देखो बे ऑफ बंगाल है वो इंडिया के लिए भी क्या है, अपनी उसकी इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए सेंटर पोजीशन ले रहा है। इवन हिस्टोरिकली भी हम देखें तो साउथ को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने के लिए और ट्रेड और कल्चर के लिए एक इम्पोर्टेंट था बे ऑफ बंगाल। इवन अभी क्या है कि इंडो पैसिफिक वर्ड काफ़ी फेमस है, लेकिन इससे पहले बे ऑफ बंगाल का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हम एशियान से कनेक्ट करना चाहते हैं, साथ ही जो बे ऑफ बंगाल की प्रॉक्सिमिटी है मलक्का स्टेट से, वो भी इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाती है कि इससे क्या है कि इंडिया का जो ईस्टर्न इंडियन ओशियन है वो मेजर ग्लोबल ट्रेड और जो एनर्जी रूट्स हैं थ्रू मलक्का स्टेट, तो उनसे कनेक्ट करता है। और दूसरा हम देखें, देखो मलक्का डायलेमा भी है, जिसकी वजह से क्या देखा जा रहा है, जो मलक्का स्ट्रेट के आसपास चाइना बहुत सारा एक तरीके से पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। वो उससे क्या हो रहा है, एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी जो इस बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे बढ़ रहा है। हालांकि ये देखा गया कि पूरे रीजन में क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन देखा जा रहा है, लेकिन कोई भी कॉमन फ्रेमवर्क नहीं है जो सब सारे जितने मेजर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। देखो अगर इंडिया के फ्रेमवर्क की बात करें तो इंडिया ने 2015 में क्या लेके आए थे, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन लेके आया। तो उसने बिल्कुल जो इक्विटी इन डेवलपमेंट वो ऑफर किया। साथ में 2025 में हम महासागर लेके आए, तो उसने जो सेम फ्रेमवर्क था उसको एक्सपांड किया और रिकॉग्नाइज किया कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस जो भी इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ है उसके अराउंड। अब जो शांति फ्रेमवर्क है वो क्या एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, इंडिया की अप्रोच है कि हम कंपटीशन से डिमांड ड्रिवन कोऑपरेशन पे फोकस करें, इन्फ्लुएंस से हम नॉन प्रिस्क्रिप्टिव और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे फोकस करें, और क्राइसिस मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म रेजिलियंस पे फोकस करें। तो ऐसे में इंडिया क्या कर रहा है, एक प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर निकल के आ रहा है, साथ ही अपने आप को फर्स्ट रेस्पोंडर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है रेदर देन ए डोमिनेंट पावर। तो क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं, फिश स्टॉक हो गया या फिर शिपिंग लेन्स हैं,
ये क्या है, किसी एक कंट्री पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या है, क्रॉस नेशनल बाउंड्री बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रेड कर जाती हैं। तो ये सब हम देखें तो जुलाई में 2026 में जो बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, उसमें भी न्यू दिल्ली में देखा गया कि जो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक कॉमन मैरीटाइम लॉ के लिए एग्री हुए, और डिजास्टर रिलीफ वगैरह भी उसमें इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी देखी जाएगी इन नवंबर 2026 में, जो बे ऑफ बंगाल में की जाएगी। तो ऐसे में शांति फ्रेमवर्क का क्या सिग्निफिकेंस है कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन में तो मोस्टली हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और कंटेस्टेड स्पेस है, लेकिन बे ऑफ बंगाल जनरल रीजनली काम है और ज़्यादा गवर्नेबल स्पेस है। तो ये एक आइडियल टेस्टिंग ग्राउंड हो सकता है शांति फ्रेमवर्क के लिए, इससे पहले कि हम इसको पूरे इंडो पैसिफिक में अप्लाई करें। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम रीजनल स्टेवॉर्डशिप पे फोकस कर रहे हैं, ना कि डोमिनेंस पे, और एक तरीके से ट्रस्ट बेस्ड और रूल बेस्ड कोऑपरेशन को, इससे डिजास्टर रिस्पॉन्स और ब्लू इकोनॉमी अंडर सी केबल, इनके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, शेयर्ड कंसर्न शो कर सकते हैं। तो जो शांति फ्रेमवर्क है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से जो मेरीटाइम सिक्योरिटी उसको रीडिफाइन कर रहा है, और डिटरेंस से रेजिलियंस के रिगार्डिंग हम जा रहे हैं, और जो क्राइसिस मैनेजमेंट से हम क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस और शेयर्ड कॉमन इंटरेस्ट हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, शांति फ्रेमवर्क है इन बे ऑफ बंगाल वो क्या कर रहा है, तो शेयर ट्रांसबाउंड्री मैरीटाइम चैलेंजेस है उन पे उनको रीडिफाइन कर रहा है, उनको उनको साथ लेके चलने की बात है, रेदर देन कि ग्रेट पावर राइवलरी के। तो इंडिया ऐसे में क्या कर रहा है, अपने आप को एक ट्रस्ट बेस्ड फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। अभी हम क्या है, ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है इन बे ऑफ बंगाल बिफोर वाइडर एप्लीकेशन इन इंडो पैसिफिक। तो आज के एडिटोरियल में इतना ही। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।